हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के पहले चैप्टर की बात करते हैं, क्लास 11 की सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पे हम बेसिक्स के बारे में जानेंगे। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन हमने देखी थी और पहली वीडियोस में मैंने बताया था कि केमिस्ट्री क्या है, साइंस ऑफ मैटर है। तो हमने इसमें पूरा क्या पढ़ना है, इसी मैटर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब बात आती है कि मैटर क्या हुआ। ये मैटर क्या चीज़ हुई। तो मैटर बोलते हैं एनीथिंग, मतलब कोई भी। ठीक है, एनीथिंग दैट हैज mass and occupies space। ठीक है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, मतलब वो हर चीज जो अपने में द्रव्यमान रखती है और स्थान घेरती है, वो क्या होगा, मैटर हो जाएगा। ठीक है, तो जो चीज़ हमें दिख रही है, पहले बताया था कि जो चीज़ हमें दिख रही है, हम जो स्थान घेर रही हैं, वो सारी क्या है, मैटर के अंदर आ जाती हैं, पदार्थ के अंदर आ जाती हैं। इसमें एक टर्म और आता है, मटेरियल। मटेरियल वो मैटर होता है, ठीक है, दैट मैटर विच हैव स्पेसिफिक यूज, जिसका अपना एक स्पेसिफिक यूज होता है। ठीक है, जैसे कांच, कांच का यूज होता है ना, सीमेंट और जगह, मतलब खाली बिल्डिंग बनाने में यूज होती है। ठीक, तो इनके अपने अपने यूज होते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रत्येक मटेरियल क्या होता है, मैटर होता है, पर हर मैटर मटेरियल नहीं होता। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो मैटर है वो मटेरियल है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ठीक है, तो इन दोनों नाम में कंफ्यूज मत होना। मैटर की जब हम बात करेंगे तो हिंदी में बोल देते हैं इसे क्या, पदार्थ। ठीक है, और पदार्थ वो हर चीज़ है जो द्रव्यमान रखती है और स्थान घेरती है। ठीक हो गया। अब मैटर को कई तरीके से बांटा जाता है। मैटर जब हम बात करेंगे ना पदार्थ की, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। तो जैसे हम बोल रहे हैं कुछ भी, तो हर चीज़ हमारे पास जो दिख रही है, जो स्थान घेर रही है, चाहे हवा है, पेन है, लकड़ी है, कॉपी है, वो सारी चीज़ें स्थान घेर रही हैं। ठीक है, हवा भी तो स्थान घेरती है, अगर जो कमरे में है तो कमरे की जैसे स्थान घेर देगी। पानी है, पानी स्थान घेरता है। बोतल में डालो, बोतल के जैसे बन जाएगा। कमरे में डालो, कमरे का आकार लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो मैटर को कई तरीके से बांटा जाता है। ठीक है, तो अगला टॉपिक यही है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब जो मैटर का क्लासिफिकेशन है वो जनरली दो टाइप से करते हैं। पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या हुआ, तो चलो पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन ही की बात कर लेते हैं। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे। फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन आता है वन, फिजिकल प्रॉपर्टीज।
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हुई कि कोई पदार्थ प्रकृति में किस तरीके से रहता है, ठीक है, कोई पदार्थ प्रकृति में किस तरीके से रहता है वो क्या होगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। जैसे पानी है, पानी जैसे मैंने कहा अभी, हर जैसा उसको बर्तन देंगे वो उसी का आकार ले लेगा, तो ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। पानी का बहने का गुण है, पानी बहता है, तो ये क्या होगा, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन जो नॉर्मल होता है वो 3 तरीके से होता है। एक हुआ सॉलिड्स, दूसरे हुए लिक्विड्स, तीसरे हुए गैसेस। अब कई बोलेंगे कि 2 अवस्थाएं और आती हैं, तो 2 अवस्थाएं और आती हैं इसमें। एक तो होती है प्लाज्मा और दूसरी आती है बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये क्या होता है, सर्टेन कंडीशन पे मिलती हैं। मतलब कोई पदार्थ मिलेगा ना हमें, वो या तो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा या लिक्विड या गैस में मिलेगा। अगर जो हम इन दोनों की बात करेंगे तो इन दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो इन दोनों की अभी हम बात नहीं करेंगे। तो अब बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस की। तो जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस हमारे पास होती हैं, ये क्लासिफिकेशन असल में किसके बेस पे है, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनके बेस पे ये क्लासिफिकेशन हमारे पास है, ठीक है। अब इन तीनों में अंतर कैसे करते हैं और इन तीनों के बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक काम करोगे, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस में अंतर। तो इस तरफ तो प्रॉपर्टी लिख देंगे, प्रॉपर्टी इधर सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। पहला, सबसे पहली बात आती है, जैसे मैंने कहा अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, तो पहली प्रॉपर्टी ये डाल देते हैं, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब जब मैं पार्टिकल लिख रहा हूँ तो यहाँ पे सारी चीज़ें कण, पार्टिकल मतलब कण। अब ये कण कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सॉलिड्स में क्या होता है, देखो सॉलिड अगर जो तुमने छोटी क्लासों में देखा होगा, तो सॉलिड्स को हम इस तरीके से दिखाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं ना सॉलिड्स को। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हमें ये कण क्या है, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, ठीक। तो ऐसे लिख सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल क्या होता है, क्लोज पैक अरेंजमेंट, क्लोज पैक अरेंजमेंट, ठीक है। लिक्विड में, लिक्विड को हम थोड़ा दूर दूर दिखाते हैं, ठीक। क्लोज पैक अरेंजमेंट विद ऑर्डर लिख लेते हैं इसे, विद ऑर्डर। यहाँ पे क्या होता है, क्लोज पैक अरेंजमेंट तो होता है पर ऑर्डर के साथ
नहीं होता। क्लोज पैक अरेंजमेंट बट विदाउट ऑर्डर, विदाउट ऑर्डर मतलब इसमें कोई ऑर्डर मतलब एक क्रम नहीं होता है, ठीक है। और गैस में क्या होता है, नो क्लोज पैकिंग। अभी क्लोज पैक मतलब क्या हुआ, नज़दीक बंधना, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़दीक बताएं, वेरी क्लोज पैक और नो क्लोज पैकिंग इन पार्टिकल्स, ठीक हो गया। अब ये क्लोज पैकिंग होती किसके कारण है, तो दूसरी प्रॉपर्टी आती है इसमें, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस या इंटर एटॉमिक फोर्सेस बोल सकते हो, अंतराण्विक बल। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब दो कणों के बीच में लगने वाला बल, ठीक है। दो कणों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल। ये दो कण हैं, ये आपस में इतने नज़दीक क्यों जुड़ेंगे, जब ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे होंगे ना। इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स लिख देता हूँ मैं इसे, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस। तो मॉलिक्यूल्स क्या हैं, जब इन दो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तब ये और ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड में हाई होते हैं, इसी हाई होने के कारण ये जो सॉलिड हैं क्लोज पैक होते हैं, ठीक है। दूसरा, लेस देन सॉलिड। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो सॉलिड से कम होते हैं, इससे जो क्लोज पैक अरेंजमेंट होता है वो क्या ऑर्डर में नहीं रहता। और जो गैसेस होते हैं यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे ऐसा समझ लो कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं ना वो होते ही नहीं है। गैस क्या करती है, ऐसी स्थिति में जाना चाहती है जहाँ पे उसके बीच में ना तो उसके कणों के बीच में ना तो अट्रैक्शन हो ना तो रिपल्सन हो, ठीक है, कोई फोर्स ही ना लगे, ठीक है। तो नो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। अब जब अट्रैक्शन ही नहीं होगा तो ये कण आपस में जुड़ेंगे नहीं है, इसीलिए ये क्या रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, ठीक। इससे पहले वाली जो प्रॉपर्टी अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल को बोल रहा था मैं, इसे ऐसे बोल सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, या इसे मैं अलग से ही लिख रहा हूँ, तीसरी प्रॉपर्टी इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। अब देखो जब कण क्या है, नज़दीक बंधे हुए हैं तो उनके बीच की दूरी क्या होगी, यहाँ पे जो सॉलिड होता है उनमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होती है निल, जीरो ना, ये कणों के बीच में दूरी क्या है, जीरो, मोर देन सॉलिड। और ये क्या हो जाएगा, वेरी हाई, ठीक हो गया। तो देखो हम क्या करें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जहाँ पे, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस जहाँ पे हमें समझ में आ गया कि दो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में क्या है, अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है, तो उसी कारण ये क्या हो जाएंगे, क्लोज पैक भी हो जाएंगे, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस नील हो गई। और इन दोनों की भी व्याख्या हम कर सकते हैं कि जो लिक्विड होता है उनमें सॉलिड से ज़्यादा स्पेस होता है और गैसों में स्पेस बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं अगला,
कि इसी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के कारण और क्या होता है। तो तुमने बचपन में पढ़ा होगा कि ठोस किसे कहते हैं, जिसका आयतन आकार निश्चित होता है। ठीक है, तो पहले तो बात करते हैं हम वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, एक इसे अरेंजमेंट में ला जा रहे हैं। ठीक है, अरेंजमेंट में ला रहे हैं मतलब इसका जो आकार बनेगा वो एक ही जैसा बनेगा। इसके साथ मैं शेप भी लिख देता हूँ, वॉल्यूम एंड शेप, तब कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो क्या, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगे तो जो मैटर बनेगा ना, वो क्या होगा, एक डेफिनेट शेप में होगा। डेफिनेट शेप मतलब निश्चित आकार में हो जाएगा, क्योंकि जो कण है वो आपस में जुड़े हुए हैं ना, जैसे एक पत्थर होता है तो उसमें कण जो नज़दीक नज़दीक जुड़े होते हैं तो उसका आकार निश्चित होता है, तो एक निश्चित स्थान घेर सकता है। तो क्योंकि इसका आकार निश्चित है, किसके कारण, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाई होने के कारण। ये ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें जोड़ते हुए चलेंगे हम। क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाई हैं तो आकार क्या है, निश्चित है। और क्योंकि आकार निश्चित है, ये दूसरा आकार प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए आयतन भी क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, डेफिनेट। ठीक हो गया। आगे जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में क्या है, थोड़ा मॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ गई है तो क्या होगा, शेप इनडेफिनिट हो जाएगा। ठीक है, नॉन डेफिनिट। अब देखो, नॉट डेफिनिट मतलब जैसे हम पानी को किसी बोतल में डालें तो वो उसका शेप ले लेता है, किसी कप में डालें उसका शेप ले लेगा। तो जहाँ हम डालते हैं वो उसका शेप ले लेता है। वो किसके कारण होता है, जो ये अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर है, हम इसे जहाँ डालेंगे उस तरीके का आकार प्राप्त कर लेता है। ठीक है, और आयतन, देखो ये आकार तो प्राप्त कर लेगा पर इसके मॉलिक्यूल अलग अलग नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो जितना आयतन 1 लीटर पानी है तो वो 1 लीटर ही रहेगा। अब 1 लीटर पानी को आयतन मतलब स्थान घेरना ना, तो अगर जो हम 1 लीटर पानी को कमरे में डालें तो स्थान भरने की कोशिश तो करेगा, पर उसका आयतन हमेशा क्या रहेगा, 1 लीटर ही रहने वाला है। ठीक है, तो जो लिक्विड होते हैं उनका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। अब जब हम गैस की बात करते हैं, क्योंकि पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं तो इसका वॉल्यूम भी नॉट डेफिनेट होता है और शेप भी नॉट डेफिनेट होता है। अब ये कैसे होता है, जैसे हम एक गुब्बारा लें, गुब्बारे में हवा भरें, ठीक है, तो वो गुब्बारे का आकार ले लेगा। जैसे हम उस गुब्बारे को फोड़ें तो क्या होगा, वो कमरे का आकार ले लेगी। वो हवा क्या करेगी, पूरे कमरे में फैल जाएगी, मतलब उसने कमरे का आयतन घेर लिया। ठीक है, तो इसी कारण उसका ना तो आयतन निश्चित होता है ना तो आकार निश्चित होता है। ठीक है, तो ये सारा खेल किसके कारण आ रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के कारण आ रहा है। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें और आती हैं कि डेंसिटी क्या होगी, डिफ्यूज़न रेट क्या होगा। तो इन चीज़ों के बारे में आगे जैसे जैसे आते रहेंगे वैसे वैसे देखते रहेंगे, बस ये चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं। कन्वर्जन मैटर्स में, स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्जन, जो सॉलिड होते हैं लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, लिक्विड गैस में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो टर्म्स आएंगे उन्हें ध्यान रखना। किसी सॉलिड को, जैसे मैंने आयरन है, लोहा है, लोहे को गर्म किया
तो ये आयरन गल जाएगा, नहीं लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, होगा नहीं, गलता है लोहा तो द्रव अवस्था आ जाती है उसकी, तो इसे बोलते हैं मेल्टिंग। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसे बोलते हैं मेल्ट होना, मेल्टिंग। ठीक है, जब लिक्विड गैस में, अब इसे थोड़ी देर और गर्म करो तो ये भाप बनना शुरू हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक, तो ये दोनों प्रोसेस होती हैं हीट में। जब हम क्या करते हैं, देखो मेल्ट भी तब होगा जब हम हीट करेंगे, वेपोरेशन भी तभी होगा जब हम हीट करेंगे, ठीक है ना। आगे ये प्रोसेस उल्टी भी चलती है, गैस को ठंडा करोगे तो लिक्विड मिलेगी, और लिक्विड को ठंडा करोगे तो सॉलिड, जैसे बर्फ़ के साथ होता है। ठीक, तो गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसे बोलते हैं कंडेंसेशन, और लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है इसे बोलते हैं फ्रीजिंग। फ्रीज होना, जमना। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास क्या है, ये टर्मिनोलॉजी है। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा उसे मेल्ट होना बोलेंगे, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा तो उसे इवेपोरेशन बोलेंगे, सॉलिड लिक्विड में गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो कंडेंसेशन बोलेंगे, और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो उसे फ्रीजिंग बोलते हैं। अब अगर जो सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट हो गया तो इसे बोलते हैं सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन। ठीक, और अगर जो गैस सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो गई तो इसे बोलते हैं डिपोजिशन या निक्षेपण। ठीक है, जैसे कपूर होता है ना, कपूर को खुला छोड़ो तो क्या होता है, वो उड़ जाता है ना, उड़ना बोलते होता है, हवा में गायब हो जाता है, तो उसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। ठीक है, और कोई गैस पार्टिकल है, जैसे हम बोले बादल होते हैं, बादलों से पानी सीधा नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो वो क्या होना है, डिपॉजिट होना, मतलब नीचे बैठ चुके हैं। ठीक, तो ये हमारे पास क्या था, या जैसे हमने बोल दिया कि जैसे ओले पड़ते हैं तो जो हमारे पास पानी रहता है वो गैसेस फेज में रहता है, और तुरंत क्या होता है, ओले नीचे गिरने पड़ जाते हैं, तो डिपॉजिट होना उसे बोल सकते हैं हम। ठीक, तो ये टर्मिनोलॉजी थी आज के लिए, आज के लेक्चर में काफ़ी है। थैंक यू। आगे बात करेंगे इसके केमिकल क्लासिफिकेशन की।